Hi everyone, welcome to किपन एजुकेशन चैनल। सो HP TGT कमीशन 25 के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, लास्ट जो क्लास मैंने ली थी वो ली थी आपकी हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमने जनरल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं हमारे एल्केन्स और एल्कीन्स को हमने पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम एल्काइन्स और अपना जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें उसकी स्पेशल क्लास है बेंजीन, उसको कंप्लीट स्टडी करेंगे। बिकॉज जो बेंजीन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आगे के जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है उसमें इस बेंजीन का बहुत ज़्यादा रोल है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एल्काइंस पढ़ेंगे। एल्काइंस में कुछ एक टर्म्स इम्पॉर्टेंट है, बट हम एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसके बाद उसके प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और जो भी रिएक्शंस फर्दर रहती है वो देखेंगे। ठीक है, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, दैट अल्काइंस जो होते हैं हमारे पास वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अल्काइंस क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स आर ऑल्सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अगर मैं बात करूँ अपना एल्काइंस का, उसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, एल्काइंस क्या है हमारे पास, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास क्या होगा, उसको एल्काइंस बोला जाता है। क्योंकि जो ये इथाइन है, 2 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इथाइन बोलेंगे। इसको एसिटाइलिन भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, एसिटाइलिन भी बोल देते हैं। बाकी अगर जनरल फार्मूले की बात की जाए तो वो होता है CnH2n- में 2। ठीक है, जैसे एल्केन का CnH2n+2 था, एल्कीन का CnH2n था, इसका CnH2n- में 2। उसके बाद एल्काइंस को कैटेगराइज किया गया है टर्मिनल एल्काइंस एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। ठीक है, टर्मिनल एल्काइंस आर दोज एल्काइन जिनमें जो हमारे पास कार्बन चेन है वो हाइड्रोजन के साथ एंड होती है। जैसे ये है, यहाँ पे क्या है, मतलब एक जो कार्बन चेन है उसमें हाइड्रोजन होगा लास्ट में, उसको टर्मिनल एल्काइंस बोला जाता है। नॉन टर्मिनल एल्काइन जिसमें क्या है कि दोनों तरफ ही हमारे पास क्या हो, कार्बन चेन। जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, CH3। तो दिस इज़ अ नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है उसके एक तरफ हाइड्रोजन है, दोनों तरफ भी हो सकता है, बट एक तरफ होगा तो वो टर्मिनल एल्काइंस होगा। ये भी आपका टर्मिनल एल्काइन है, एसिटाइलिन C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपकी टर्मिनल अल्काइंस है। क्योंकि कुछ एक टर्म्स जो है टर्मिनल अल्काइंस से डिफ़ाइन होती है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल अल्काइंस क्या होती है और नॉन टर्मिनल अल्काइंस क्या होती है। अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर आप देखते होंगे कि स्ट्रक्चर क्या है इसका, C ट्रिपल बॉन्ड H और Sp हाइब्रिडाइज्ड है। Sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब लीनियर शेप है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ ऐसे करके, ऐसे, दूसरा कार्बन ऐसे, इनके बीच में क्या बना होगा हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड, और इस तरफ हाइड्रोजन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, उसने भी क्या बनाया होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया। ठीक है, कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स यूज़ हो चुके हैं। 2 ऑर्बिटल एज इट इज़ अनहाइब्रिडाइज्ड पड़े होते हैं। एक मैंने ऐसे सीधा ड्रॉ कर दिया क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। दूसरा भी मैंने ऐसे सीधा ड्रॉ कर दिया, और एक को मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है हमारे पास, ये जो सीधे सीधे ये क्या कर जाते हैं, साइड वाइज ओवरलैप, और जो टेढ़े टेढ़े हैं वो भी साइड वाइज क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। तो इनकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, पाई बॉन्ड। ठीक है, इनकी वजह से क्या फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, पाई बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो जाता है, एक तो सिंगल बॉन्ड बन गया, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड है, H करके ऐसे। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी हमारे पास Sp। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, Sp। ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री होगी हमारे पास लीनियर, ज्योमेट्री होगी लीनियर। बॉन्ड एंगल की बात की जाए तो बॉन्ड एंगल क्या होगा हमारे पास, बॉन्ड एंगल इज़ 120 डिग्री।
ठीक है। अब इसमें ना एक एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है एज़ कम्पेयर टू एल्कीन और एल्केन्स। देखो, अगर मैं एल्कीन की बात करूँ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में बात करें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जो ये कार्बन होता है इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसमें क्या है हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर आपको याद होगा, जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी ऑर्गेनिक की, तो वहाँ पे आपको कार्बन के बारे में बताया गया था, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया था। एक टर्म थी हमारे पास एस कैरेक्टर। कौन सी टर्म थी? एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp में, उसके बाद sp2 में, उसके बाद sp3 में एस कैरेक्टर। अगर एस कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने बताया था किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो विच मीन्स कि जो ये वाला कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये उससे कम, ये उससे कम, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वजह से क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एज अ एसिडिक काम करता है। ठीक है, वो क्या करता है? एज अ एसिडिक काम करता है हमारे पास। ठीक है, एज अ एसिडिक काम करता है। ठीक है, इसको हम जब इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि क्या है आपके पास, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशंस। ठीक है, तो जो प्रेपरेशन है उसमें मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड CaC2। ये इंडस्ट्रियल मेथड है इथाइन को बनाने का। क्या है आपके पास? ये इंडस्ट्रियल मेथड है इथाइन को बनाने का। ये देखो NCERT में एज सच मेंशन है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने को भी मिल रहा है। देखो बच्चों, एक और बात कि आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक पार्ट कर रहे हैं। हमने नेमिंग करी, ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट करे, उसके बाद अभी 2 और करे हैं, एल्केन्स और एल्कीन। अभी हम एल्काइंस करेंगे और बेंजीन। तब जब ये दोनों चैप्टर्स ख़त्म होंगे उसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले आऊँगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में क्या है, कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स होते हैं, तो ऐसा हम नहीं कैटेगराइज कर सकते हैं यहाँ से आए यहाँ से आए। तो इससे बेटर ये होता है कि आप ऑर्गेनिक को पूरी को पहले पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, राइट। इसीलिए मैं आपके सामने अभी तक कोई क्वेश्चंस का पैटर्न नहीं लेके आई हूँ, पर जल्दी ले आऊँगी। ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद हम ऑर्गेनिक का जो भी प्री वाई क्यू रहे हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल में, दोनों आपके साथ डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो मेथड जो प्रेपरेशन की बात हो रही थी, तो पहला जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन है वो है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इस तरफ ये कार्बन जो है ये क्या बना देता है हमारा इथाइन। और ये कैसा मेथड है इथाइन बनाने का? इंडस्ट्रियल मेथड है हमारे पास। ठीक है, क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्या है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में भी अलग अलग है, विसिनल डाइहैलाइड, जर्मिनल डाइहैलाइड, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। देखो विसिनल जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जब जो हैलोजन्स होते हैं वो 2 डिफरेंट कार्बन्स पे होते हैं तो उनको विसिनल डाइहैलाइड्स बोला जाता है। जर्मिनल में क्या होता है कि जब हमारे पास जो भी हैलाइड्स है वो एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो। जब हमारे पास जो हैलाइड्स जब 2 डिफरेंट कार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उनको विसिनल बोला जाता है। जब हमारे पास हैलाइड एक ही कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको जर्मिनल बोला जाता है। तो इसको अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में लेते हैं तो बेस का काम होता है H एब्स्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से वो H एब्स्ट्रैक्ट करके वाटर रिमूव कर देता है और K पॉजिटिव से Br निकल जाता है। तो HBr यहाँ से निकला, डबल बॉन्ड आ गया। उसके बाद फर्दर HBr निकल जाता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो गया हमारे पास। सेम जर्मिनल डाइहैलाइड्स में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले HBr निकल गया, फिर उसके बाद HBr निकल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो यही है इसका, फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। कि क्लोरोफॉर्म से हम इसको कैसे बना सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में क्या है, देखो ये क्लोरोफॉर्म क्या होती है? CHCl3। जब 3 हैलोजन्स हो जाते हैं उसके लिए फॉर्म यूज़ किया जाता है। क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म,
आयोडीन होगा तो आयोडोफोन। तो जैसे हमारी वुड्स रिएक्शंस होती थी, अगर आपको याद हो, उसमें CH3Cl होता था, बीच में सोडियम मेटल, फिर Cl CH3 NaCl निकाल देते थे। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है, CHCl3 है, CHCl3 है, बीच में सिल्वर मेटल है, तो ये 6 AgCl यहाँ से निकल जाएगा। ये देखो 6 AgCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या कर जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा, AgCl। सेम यहाँ पे भी 6 AgI जो है वो हमारा रिमूव कर जाएगा, तो 6 AgI रिमूव कर गया, तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा आपका इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये थे इसके प्रिपरेशन मेथड। अब हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सो फिजिकल प्रॉपर्टी एज सच तो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। अब हम किस पे चलेंगे इसकी, अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, सो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो सबसे पहले रिएक्शन शो करता है रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। तो जो मैंने आपको एसिडिक कैरेक्टर थोड़ा सा पहले बताया था कि एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, एल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और एल्काइन में sp हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो हमारे पास इनका, अगर हम बात करें एस कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि जो एस कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर की बात करूँ मैं अगर, तो एस कैरेक्टर sp का ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद sp2 का आ जाएगा, फिर sp3 का आ जाएगा। ये इसमें 50% होता है, इसमें 33.3% होता है, इसकी बात करूँ यहाँ पे 25% होता है। तो मैंने क्या बोला कि जो एस कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। किसके साथ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है, उतना ज़्यादा हमारा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है कि हमारे पास जो एल्काइंस है उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, तो उसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर आता है एल्काइंस में। तो एसिडिक कैरेक्टर आने की वजह से ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। ये क्या करता है, हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन जो है वो शो करता है। देखो अगर मैं एल्काइंस को ऐसे लिखूँ, C ट्रिपल बॉन्ड H, इसको मेटल के साथ, क्योंकि जो मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, तो ये क्या बना देगा, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे Na आ जाएगा। बिकॉज ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एसिडिक है, एसिडिक H निकल जाएगा, यहाँ से Na अटैच्ड हो जाएगा, H एसिडिक। फिर उसके साथ अगर सोडियम मेटल को हम ट्रीट करवाएं तो क्या बन जाएगा, इस तरफ भी Na आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C Na ऐसे फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जो है ये हमारे पास देते हैं। तो अगर हम बात करें अब इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH Na, राइट। उसके बाद अगर मैं इसको लिखूं क्या बनाएगा, ये CH3, ये C एज इट इज़, ट्रिपल बॉन्ड C एज इट इज़ Na। इसके बाद फर्दर चाहे मैं Na ऐड करती रहूं तो हमारे पास फर्दर ये नहीं बनेगा, बिकॉज जो ये रिएक्शंस है वो टर्मिनल अल्काइंस ही देती हैं। ठीक है, जो एसिडिक कैरेक्टर्स हैं, एसिडिक कैरेक्टर ओनली शोन बाय टर्मिनल एल्काइंस, कि जो हमारी टर्मिनल एल्काइंस है सिर्फ वही एसिडिक कैरेक्टर्स को शो करती है हमारे पास। ये हमारी जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये लिख दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दी, यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे नो रिएक्शन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास हाई एसिडिक H ही नहीं है, तो जो एसिडिटी है वो किस पे, टर्मिनल एल्काइंस के ऊपर डिपेंड करती है हमारे पास। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, विद द सोडामाइड। तो सोडामाइड इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जो सोडामाइड है वो भी क्या होता है हमारे पास, एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो इसको भी अगर हम ट्रीट कराएं, H C डबल बॉन्ड CH, सोडामाइड इज़ NaNH,
2, तो ये यहाँ से सोडियम मेटल देगा, यहाँ से भी सेम वैसे ही H ट्रिपल बॉन्ड CNA। फर्दर फिर करवाएं हम सोडियम इससे अमाइड से, क्या हो जाएगा इस तरफ NaC ट्रिपल बॉन्ड CN। मतलब ये रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई रिएक्शंस होती है एल्काइंस की, ठीक है। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पता होना चाहिए कि जो एसिडिक कैरेक्टर है तीनों एल्केन्स में से, एल्कीन, एल्काइंस या फिर एल्केन में से कौन सा हाइड्रोकार्बन शो करता है, तो वो हमारा, मैं बात करूँ तो हमारा एल्काइंस एसिडिक कैरेक्टर शो कर देता है, ठीक है। एल्काइन जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो कर देती है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या है, जैसे मैंने ये लिखा RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे H ही है तो हमने H2 को ऐड कर दिया, H2 को ऐड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो क्या बन जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड जो है, एक जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, HC, यहाँ से हमारा CH2 बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसके बाद डिपेंड करता है हम इसको किसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2, देखो अगर हम चाहते हैं रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाए, ठीक है, यहाँ पे यही जो प्रोडक्ट है, इफ़ वी वांट कि जो हमारे पास ये एल्कीन है वो क्या आए एज अ फाइनल प्रोडक्ट, तो हम स्पेशल टाइप के रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक होता है लिनलार कैटलिस्ट, ये क्या है, हमने पढ़ा था पीछे भी है कि जब हम क्या करते हैं, पैलेडियम को लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन, तो हमारी ट्रांस एल्कीन बनती है, मतलब रिएक्शन जो है वो एल्कीन पे ही ख़त्म हो जाए, क्या बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारी सिस एल्कीन बनती है, ठीक है, नॉट ट्रांस, यहाँ पे हमारी सिस एल्कीन बनती है, ठीक है। उसके बाद एक हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम सोडियम को ले लिक्विड अमोनिया में, ये वाला रिएजेंट ले, सोडियम को ले लिक्विड अमोनिया में, तब भी हमारी रिएक्शन एल्कीन पे स्टॉप होती है, बट कैसी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन बनती है, ठीक है। कैसी एल्कीन बनती है, ट्रांस एल्कीन। तो हमने ये पढ़ा था एल्कीन के प्रेपरेशन मेथड में, जब हम एल्काइन से एल्कीन बना रहे थे, तो अगर हम लिनलार कैटलिस्ट लेंगे तो सिस एल्कीन बनेगी, सिस ट्रांस आपको पता है, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो देखिए, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा। सिस का मतलब होता है जब डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उसमें जो सिमिलर ग्रुप है वो एडजेसेंट हो एक दूसरे को, तो सिस आती है, अगर वो एंटी हो तो उसको ट्रांस बोला जाता है हमारे पास, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांस। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है हमारे पास इम्पॉर्टेंट। अब जो नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन्स। तो हैलोजन्स को हमें ऐड करना है, क्या करना है, हैलोजन्स को ऐड। तो हैलोजन्स जैसे ये हमारे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, इसको हमने X2 के साथ ट्रीट करवा दिया। X2 शुड बी Cl, शुड बी Br, शुड बी I, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको ट्रीट करवाएंगे तो देखो क्या होगा, ऐसे तो एक जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे जो है वो पहले से ही, यहाँ पे भी X हो गया, यहाँ पे भी X हो गया, फर्दर फिर से इसमें X2 ऐड हो जाएगा, फिर से इसमें X2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड 1 2, यहाँ पे 2X, यहाँ पे जो भी होगा, लेट्स से हमने यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे भी H था, यहाँ पे भी H था, तो ये H, ये H, तो यहाँ भी H आ जाएगा, इस तरफ X आ जाएगा, इस तरफ X आ जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो हमारे पास ऐसे बन जाएंगे। तो ये जो रिएक्शन है हमने पहले भी देखा था कि अगर हम ब्रोमीन को लेते हैं तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि ब्रोमीन में जो हमारे पास कलर होता है रेड कलर, वो डिसअपीयर कर जाता है। तो ये जो ब्रोमीन का ये जो हेलोजनेशन रिएक्शन है हमारे पास, ये अनसैचुरेशन के लिए यूज़ की जाती है हमारे पास। किसके लिए यूज़ की जाती है, अनसैचुरेशन के लिए, ठीक है। नाउ हम एडिशन ऑफ नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपने हेलोजन एसिड्स की, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, हेलोजन्स एसिड्स।
सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस एसिड्स की। जब हम हैलोजेंस एसिड्स मतलब HCl, HBr, HI इनको ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे जैसे ये होगा RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी R होगा तो किसको ऐड करेंगे हम, लेट्स से हमने किसको ऐड कर दिया, HBr को ऐड कर दिया, बिकॉज इट इज़ अ सिमेट्रिकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डबल बॉन्ड एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पे हम Br ऐड कर देते हैं, इस तरफ H ऐड कर देते हैं, इस तरफ R एक पहले से ही है, ठीक है, इस तरफ R एक पहले से ही है, फर्दर फिर से HBr आ जाएगा, फिर हम ऐड कर देंगे क्योंकि सिमेट्रिकल है तो हम कैसे ऐड कर देंगे, ऐसे ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज़, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br, यहाँ भी क्या आ जाएगा Br, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, एक R पहले से लगा हुआ है, एक R हमारे पास पहले से ही लगा हुआ है, तो ये हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स फॉर्म हो जाएंगे, क्या फॉर्म हो जाएंगे, विसिनल नहीं जेमिनल डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे अगर हमारे पास हैलोजन प्रेजेंट हो तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाते हैं, हम बोल सकते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड। देखो यहाँ पे भी हमको वही देखना पड़ेगा, मार्कोनी रूल्स और एंटी मार्कोनी रूल। जैसे मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, यहाँ पे CH3, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे मैंने H लिया, अब हम ऐड करेंगे HBr, अब हम ऐड करेंगे HBr, देखो डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, इस पे जो से ग्रुप लगे हैं ये CH3 और H हमने एज इट इज़, अब हमें HBr ऐड करना है, तो जो ये रिएक्शंस होती है ये मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी हमारे पास। तो H कहाँ जाएगा, H जाएगा जहाँ पे H होंगे, यहाँ तो H ही नहीं है, तो यहाँ H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा Br आ जाएगा, उसके बाद फर्दर फिर हम HBr ऐड करेंगे, वो भी क्या करेगा, मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा, तो मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग करेगा एज इट इज़, 2 H तो पहले से लगे हुए हैं तो नेक्स्ट H भी उसी के पास जाएगा, तो यहाँ पे Br आ गया, ये CH3 एज इट इज़ है, उससे क्या बन गया Br बन गया हमारे पास। तो ये कैसा हैलाइड बना, इसको हम बोल सकते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स, मतलब एडिशन करनी है अगर हमने अनसिमेट्रिकल एल्काइंस में तो हम मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, अगर पेरोक्साइड आता है तब हम एंटी मार्कोनी को देखेंगे, अदरवाइज़ हम पेरोक्साइड के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर को देखो कैसे, RC ट्रिपल बॉन्ड C, लेट्स से यहाँ पे मैंने H ले लो, ठीक है, किसको ऐड करेंगे हम H2O, वाटर को ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, डाइल्यूट H2SO4 या फिर HgSO4, ये वाले एसिड ले सकते हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंस में ऐड करेंगे, तो होना तो वही है कि H पॉजिटिव ऐड होगा, OH ऐड होगा, तो यहाँ पे भी मार्कोनी रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा RC, क्योंकि यहाँ पे कोई H नहीं है तो नेगेटिव पार्ट OH यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे भी H आ गया। अब इसमें फर्दर से वाटर ऐड नहीं होगा क्योंकि एक कार्बन पे 2 जो ऑक्सीजन ग्रुप है वो हमारे पास अनस्टेबलाइज्ड होते हैं, तो यहाँ पे ना हमारी टोटोमेरिज्म शो होगी। देखो टोटोमेरिज्म कैसे, अब जो ये वाला H है, क्या मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ कि इसने अपना बॉन्ड यहाँ दे दिया और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हुई, H ट्रांसफ़र कर रहा है ना तो टोटोमेरिज्म हो जाएगी, देखो R, ये C ऐसे, ये वाला बॉन्ड पे गया तो बॉन्ड बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, 2 H इसके साथ, 2 H इसके साथ, अब ये बॉन्ड जो है ये एटम के ऊपर जाएगा, तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकला है तो ये बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, कीटोन, ये क्या बन गया हमारा कीटोन, और ये क्या था हमारा इनोल, तो हमने टोटोमेरिज्म में पढ़ा था, तो ये वही बन गया इनोल कीटोफॉर्म, ठीक है, क्या बन गया इनोल कीटोफॉर्म हमारे पास, इनोल कीटोफॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन, मतलब पॉलीमराइज्ड करता है हमारा जो अल्काइंस है, ठीक है, क्या करता है अल्काइन हमारा पॉलीमराइज करता है, अल्काइन क्या करता है पॉलीमराइज, 2 वे में करता है, वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है जैसे हमारी एल्कीन करती थी, ठीक है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी करता है और हमारी लीनियर पॉलीमराइजेशन भी करता है, राइट, तो लीनियर पॉलीमराइजेशन भी करता है। देखो लीनियर में कैसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूँ HC ट्रिपल बॉन्ड CH एज इट इज़, इसमें एक और HC ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे ऐड कर दो, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे एन टाइम्स, तो देखो क्या होगा, इनको हीट करेंगे तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे करके पीछे से भी कोई ना कोई बॉन्ड आएगा,
तो ये HC तो ऐसे यहाँ पे भी बॉन्ड, इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे H फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे करते करते बहुत सारे बॉन्ड बन जाएंगे। तो N यहाँ पे हमारा पॉलीमर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर चैप्टर भी हम करेंगे, ये भी है आपके सिलेबस में। उसके बाद आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो जो एथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। देखो कैसे होगी वो। ये CH है, इसको हमने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया CH। ठीक है, एक CH को मैंने ऐसे लिखा, 3 CH लेने हैं हमने। उसके बाद एक CH को हमने कुछ ऐसे लिख दिया। इसकी प्रेजेंस 3 CH लिए, रेड हॉट आयरन ट्यूब ली हमने, मतलब आयरन ट्यूब में आयरन को डाला, काफ़ी हाई टेम्परेचर रखा 873 केल्विन। तो इससे क्या होगा? देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसका ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, इसका ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो इससे हमारी बेंजीन फॉर्म हो जाती है। क्या फॉर्म हो जाती है? बेंजीन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना है आपने। ठीक है, साइक्लो जो हमारे पास सिंपल N-हेक्सेन था, उसकी भी अगर हम क्रोमिल मतलब मेटल ऑक्साइड की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन करवाते हैं तो वो भी N-हेक्सेन हमारे पास बेंजीन फॉर्म करता है। अब हमारे पास ये एल्काइन आया जिसको इथाइन बोला जाता है, इसकी भी अगर हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करवा दें तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? बेंजीन फॉर्म होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारे पास जो हमारा उसका पार्ट था, एल्काइंस का पार्ट था, वो ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेंजीन जो है ना, बेंजीन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास। बेंजीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। आगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे तो उसमें बेंजीन का यूज़ किया जाता है। तो हमें बेंजीन की केमिस्ट्री को समझना जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेंजीन की केमिस्ट्री को समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वही पढ़ेंगे। अब देखो हमारे पास, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो, दीज हाइड्रोकार्बन ऑल्सो नोन एज एरीन्स, कि इनको एरीन्स भी बोल दिया जाता है। सिंस मोस्ट ऑफ द पजेस प्लीजेंट आउडर, जो इनकी आउडर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इसीलिए एरोमा वर्ड इसमें यूज़ किया जाता है। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट आउडर, दैट्स वाई इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये तो हो गया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड कि हम इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब जो हमारे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो कई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें बेंजीन होते हैं। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड कंटेन्स बेंजीन, उनको तो हम बेंजीनॉइड्स बोलते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, नोट कंटेनिंग बेंजीन रिंग, उनको बोला जाता है नॉन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड। हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखा। व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दूस कंपाउंड्स हैविंग प्लीजेंट आउडर। हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे देख रहे हैं व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दूस कंपाउंड्स हैविंग प्लीजेंट आउडर, जिनकी बहुत अच्छी आउडर होती है उनको एरोमेटिक बोला जाता है। अब इन्होंने बोला कि एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड, एक नॉन बेंजीनॉइड। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन होती है वो बेंजीनॉइड हो जाएंगे, और जिनमें नहीं होती है उनको नॉन बेंजीनॉइड बोल देंगे। राइट, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है? राइट, क्योंकि हमें तो पेपर में लिखना है बेंजीन बेंजीनॉइड्स कंपाउंड, तो वहाँ पे तो आउटडोर का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आउटडोर हमारे पास आए। तो हमें तो कोई मैथमेटिकली टर्म निकालनी पड़ेगी जिससे हम फाइंड आउट कर सकें दैट द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, हक्कल, उन्होंने एक रूल बनाया था जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि कैसे। पहले कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे ये बेंजीन है, इसको तो सिंपल हम क्या बोलते हैं? बेंजीन। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है जब नेमिंग करवाई थी। इसको बोलते हैं टॉल्यूइन, इसको क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। तो ये टॉल्यूइन है, देखो ये इसकी मेटा पोजीशन पे है। याद है आपको जो हमने बेंजीन के आइसोमर पढ़े थे? ठीक है, नेमिंग में। प्लीज़ अगर आपने नहीं पढ़े हैं एक बार ज़रूर देखो। अब मैं यहाँ पे आपको ऑर्थो मेटा नहीं बताऊँगी, वो हमने डिटेल में कर लिया है। राइट, तो ये ऑर्थो ए से मेटा, तो इसको हम बोलेंगे मेटा
ज़ाइलीन बोलते हैं इसको, ज़ाइलीन, ठीक है, मेटाज़ाइलीन। ज़ाइलीन क्यों बोला गया? क्योंकि जब बेंजीन रिंग के ऊपर 2 CH3 ग्रुप होते हैं तो उसको ज़ाइलीन बोलते हैं। अब ये 2 बेंजीन रिंग जुड़ गई, इनको बोलेंगे हम बाइफेनाइल। ध्यान से देखो कि यहाँ पे बेंजीन रिंग एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ रही है तो बाइफेनाइल, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ रही है, इसको हम बोलते हैं नेफ्थलीन। इसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन। सुना भी होगा आपने कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं उसको आपको पता होगा कि हम वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं और अपना क्लोथ्स में भी रखा जाता है इनको, क्योंकि इनकी एक प्लीजेंट आउडर होती है, मतलब किसी को प्लेजेंट लग सकती है, किसी को नहीं, मतलब मेरे को लगती है वो अच्छी। तो प्लीजेंट आउडर होती है और मोथ रिपेलेंट भी होते हैं वो, मतलब कि जो भी इंसेक्टिसाइड एक तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये है इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है, डाइफिनाइल मीथेन। तो अगर आपने नेमिंग पढ़ी है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए नेमिंग। और ये है जब 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। इनको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रासीन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नो, ठीक है। और अगर एरोमेटिक नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम बेंजीन के स्ट्रक्चर पे जाएंगे। तो पहले हम एरोमेटिक को पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो ये मैंने लिखा हुआ है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो हम पहले एरोमेटिक कंपाउंड्स को देखते हैं, फिर देखते हैं एंटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स को कौन डिफाइन करता है? हमारा हक्कल रूल। तो इस हक्कल रूल ने 3 पॉइंट्स दिए थे, जो भी कंपाउंड इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करता है वो हमारा एरोमेटिक होता है। देखो क्या रूल्स दिए थे उसने? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। अब प्लेनर कैसे डिसाइड करेंगे? अब हम उसके स्ट्रक्चर को तो नहीं देख सकते हैं। प्लेनर हम डिसाइड करेंगे कि जो कंपाउंड है उसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज दैट कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड सेकंड वन इज कंपाउंड शुड बी प्लेनर का मतलब है हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। सेकंड थर्ड कंडीशन इज कॉन्जुगेशन, की जो डबल बॉन्ड है वो डीलोकलाइज होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही जगह में फिक्स है। तो बेंजीन में होती है ना जो रेजोनेंस, जिसको बोलते हैं सिंपल टर्म में। अब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, 4n+ में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप याद रख सकते हो कि अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड है उसका हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज भी है और आपके पास ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, ठीक है। बाकी तो आप इससे भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको पता है कि जो ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आ गया, पाई बॉन्ड है, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। देखो ये बेंजीन इज अ साइक्लिक कंपाउंड, हर एक कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अभी आपको हाइब्रिडाइजेशन तो फाइंड आउट करनी आती है ना, सबसे पहले ऑर्गेनिक क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को ही सीखा था। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड sp2 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 sp2, तो ऑल द कार्बन एटम्स इन अ बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। थर्ड कंडीशन इज दैट ओड पाई बॉन्ड्स। देखो 1 2 3, 3 मीन्स ओड पाई बॉन्ड, तो बेंजीन शुड बी योर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। बाकी आपको कैसे डिसाइड करना है कि ये 4n+2 वाला रूल हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने कि जो 4n+2 है इसमें आपको जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं, जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल रखना है। बॉन्ड्स कितने हैं? 3। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स में 6। तो आपने यहाँ से n फाइंड करना है। इफ़ n इज़ अ होल नंबर, कि n हमारे पास 0 1 2 3 सिंपल नंबर्स आता है तो ये एरोमेटिक है। अगर वो नहीं आता है तो वो हमारे पास नहीं होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अभी देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है? इट इज़ ऑल्सो असाइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन, बट इसमें क्या है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। वही है कि इवन पाई बॉन्ड्स हो गए, जैसे यहाँ पे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, साइक्लिक भी है। तो कंडीशन फुलफिल होगी। बट हमारे पास जो पाई बॉन्ड है वो क्या है? हमारे पास इवन पाई बॉन्ड। तो इवन पाई बॉन्ड इट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे कंपाउंड नाइदर एरोमेटिक नोर एंटी एरोमेटिक, ना तो वो एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। ना तो वो इस रूल में आ रहे हैं ना ही वो इस रूल में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो, अब हमने बोला था एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग है वो बेंजीनोइड्स है। अब ये देखो इसमें बेंजीन रिंग है नहीं है, ठीक है, मतलब ये तो वैसे भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये देखो ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे? साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 होना चाहिए। sp2 है, डबल बॉन्ड sp2 है, कार्बोकटायन है।
तो कार्बोकटायन को भी हमने डिटेल में इंटरमीडिएट को पढ़ लिया है। तो कार्बोकटायन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो जो कार्बोकटायन होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है हमारे पास, ठीक है। कार्बोकटायन इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज। तो साइक्लिक है, प्लेनर है, उसके बाद अगर n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी हमारे पास, क्योंकि ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसको देखो, यहाँ पे साइक्लिक है आपके पास, साइक्लिक तो है। अब जो वो ओड वाला खेल है ना, वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या सोचेंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई बॉन्ड है, कि यहाँ पे इवन पाई बॉन्ड है, तो हम क्या कर देंगे कि इसको एरोमेटिक कर देंगे, सॉरी एंटी एरोमेटिक कर देंगे, जो कि हो जाएगा गलत। तो जब भी हमारे पास नेगेटिव हो, कार्बोकटायन हो, ठीक है, क्या हो, कार्बोकटायन, तो जो ये नेगेटिव है ये भी एज अ 2 इलेक्ट्रॉन इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में होगा, ऐसे ये कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन। तो ये नेगेटिव बॉन्ड, नेगेटिव जो है ये हमारे पास एज अ 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता है, वो भी पाई बॉन्ड में ही काउंट होते हैं। तो यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड है 1 2 3, तो ये भी एक पाई बॉन्ड की तरह काम कर रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, इसको आपको याद रखना है कि जब किसी भी कंपाउंड्स के ऊपर नेगेटिव बॉन्ड आ गया है तो मतलब वो एज अ पाई बॉन्ड कंसीडर होगा, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। तो टोटल पाई बॉन्ड यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 हो गए विच मीन्स ओड हो गए, साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आप बोलोगे मैम यहाँ पे कार्ब अनायन है, तो कार्ब अनायन इज sp3 हाइब्रिडाइज, बट मैंने लिखा हुआ है कार्बन आयन इन्वॉल्व्स इन अ कॉन्जुगेशन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो भी कार्बन आयन कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है हमारे पास, ठीक है। कोई भी कार्बन आयन जो हमारे पास कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है उसको sp2 हाइब्रिडाइज्ड काउंट किया जाता है। अगर हमारे पास सिंपल ऐसा होता, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मैंने ऐसे लिखा कुछ ऐसे करके यहाँ पे, तो ये कार्बन आयन है, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, दैट्स वाई दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। साइक्लिक है, sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमारे पास ओड पाई बॉन्ड्स आ गए, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो 4n + 2 6, एंड हमारे पास सिंपल नंबर, तो दीज 2 आर एरोमेटिक कंपाउंड एंड दीज 2 नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग नहीं कंटेन कर रहे हैं, तो दीज आर अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि कौन सा एरोमेटिक का कौन सा नहीं है। अब इसको देखो, साइक्लिक है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या, इवन पाई बॉन्ड्स, इवन पाई बॉन्ड्स, तो हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा। अब जो ये कंपाउंड है इसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सा, मतलब साइक्लो, एक तरह से हम बोलेंगे ना, इसको बोला जाता है साइक्लोहेक्सेनाइल कार्बोकटायन, ठीक है, क्योंकि ये 6-7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है और एक कार्बोकटायन है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे दैट इट शुड बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आपको इसको करना ही होगा। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो अभी आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर सॉल्व करना, तभी आपको समझ में आएगा ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक का, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी बेंजीन के ऊपर, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, कैसी वो रिएक्शंस देती है, कौन से उसके प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। चलो, तो अब आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे। देखो बेंजीन जो है वो उसका स्ट्रक्चर है जो वो किसने प्रपोज करा था, केकुले। केकुले प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कि पहले सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल एंड 1 हाइड्रोजन एटम अटैच टू ईच कार्बन एटम। स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अगर हम बेंजीन का, लाइक दिस वे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हर एक कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है हमारे पास, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी डिस्कवरी बड़ी ही कमाल की डिस्कवरी है। अगर हम बेंजीन की बात करें, केकुले ने इसके स्ट्रक्चर को मतलब बहुत
टाइम इस पे अपना जो है वो लगाया है बेंजीन के स्ट्रक्चर को, बेंजीन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब वो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे थे, उनको लग रहा था कि कार्बन्स को लीनियर चेन में रखा जाए, ब्रांच चेन में रखा जाए, कैसे, उनको नहीं पता चल रहा। तो जब वो ये स्टडी कर रहे थे ना, तो उनको ना एक ड्रीम आया था दैट कि जो एक मतलब एक स्नेक है, जैसे स्नेक ऐसे ऐसे चल रहा है ना स्नेक हमारे पास, तो स्नेक ने अपनी बाइट को ही मतलब अपनी जो टेल है ना, टेल उसी को बाइट कर लिया। मतलब ऐसे ऐसे अगर मैं बताऊं, जस्ट आप यहाँ पे देखो कि ये स्नेक है हमारे पास, ऐसे स्नेक घूम रहा है, तो ये उसकी जैसे मैंने कुछ ऐसे बना दिया कि ये उसकी टेल है, तो उसने इसी को क्या कर लिया, इसी को क्या कर लिया, खा लिया, इस टेल को ही खा लिया उसने, ठीक है। तो यहाँ से उसके दिमाग में एकदम से, जैसे उसको ये ड्रीम आया ना, एकदम से उसकी आंखें खुल गई। तो उसने मतलब जो साइंटिस्ट, वो आपको पता है कैसे दिन रात काम करते रहते, तो उनको कुछ नहीं पता होता दिन क्या है रात क्या है, ठीक है। जैसे उनको कोई आंसर मिलता है, वो झट से अपनी जहाँ पे भी उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट करी हुई है, मतलब अपनी स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये सोचा कि कार्बन को क्यों ना, बेंजीन के 6 कार्बन को मैं भी ऐसे साइकिल की फॉर्म में अरेंज कर दूँ। तो जैसे उन्होंने साइकिल की फॉर्म में अरेंज करा, बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। बट जो कैकुले थे ना, वो बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, उसमें इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ से आई है, वो उसको डिफ़ाइन नहीं कर पाए थे कैकुले। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास कैकुले फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन, क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड है। तो हम बोलते हैं कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है तो वो बॉन्ड ब्रेक होके हमें क्या करना चाहिए, उसको एडिशन देनी चाहिए, बट वो एडिशन रिएक्शन नहीं देता। तो कैकुले जो ये सारे क्वेश्चन थे उनको आंसर नहीं कर पाए थे, उनको आंसर नहीं कर पाए थे। तो इस चीज़ को आंसर करा था रेजोनेंस ने, इस चीज़ को आंसर करा था रेजोनेंस ने, दैट कि जो हमारे पास अगर हम बात करें कि जो हर एक कार्बन है वो ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड, जो बेंजीन में हमारे पास कार्बन एटम्स है उसमें जो ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। जब ये हम देख चुके हैं रेजोनेंस को, मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन नहीं कर पाता है, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे बॉन्ड को, इस बॉन्ड को यहाँ पे बॉन्ड पे शिफ्ट कर देंगे, ये वाला बॉन्ड भी बॉन्ड पे चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड भी बॉन्ड पे चला जाएगा। तो यहाँ से स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बताया जाता है हमारे पास, ऐसा। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा आ जाता है हमारे पास, ऐसे। तो रेजोनेंस की जो हमारे पास प्रॉपर्टी जिसने ये डिफाइन करा, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से जो ये कंपाउंड है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, तो ये अपनी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर देगा एडिशन रिएक्शन देके, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी कंपाउंड अनस्टेबल होने के लिए रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देता है, ठीक है। अनस्टेबल होने के लिए रिएक्शन जो है वो बिल्कुल भी नहीं देता है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए रेजोनेंस ने इसको डिफाइन करा था। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर देखना चाहते हो बेंजीन का स्ट्रक्चर, देखो इफ आई एम ड्रॉ बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, वैसे तो मेरी ड्राइंग जो है वो बड़ी गंदी है, देखो, चलो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। वैसे स्ट्रक्चर बेंजीन का स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता कैसा है, ऐसे, क्योंकि हर एक कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो उसका एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, उनके पास एक ऑर्बिटल ना, हर एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास कार्बन के पास, तो ये सभी के पास एज इट इज़ पड़ा हुआ है ऐसे। तो यहाँ से ये क्या कर जाते हैं, साइडवेज, ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा, ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा और ये इसके साथ साइडवेज ओवरलैप कर जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे। अब इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्बिटल तो सभी सेम है ना, ये ऑर्बिटल्स जो हैं वो सारे के सारे सेम है हमारे पास। लेट्स से ऐसे ऐसे, तो ओवरलैप जैसे हमने इसमें करवाया, तो ये इसके साथ भी तो कर सकता है, इसको क्या है, इसको तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो किसी के साथ भी कर सकता है। सिमिलरली ये वाला इसके साथ कर सकता है और ये वाला इसके साथ कर सकता है। तो मतलब कि जो ये ओवरलैपिंग थी वो हर एक उसमें हो रही थी। तो अगर इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की ट्राई करें, तो देखो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऑर्बिटल पिक्चर्स है हमारे पास ये, ठीक है। बेंजीन की मैंने ट्राई करी है ऑर्बिटल पिक्चर्स बनाने की, ऐसे करके।
तो हमारे पास मतलब जो ओवरलैपिंग हो रही है, ऐसे करके हम बता सकते हैं कि हर एक अपने साथ ऐसे ओवरलैप कर रहा है। इसीलिए जब हम इसका वो बनाते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, तो इसमें सर्कल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। क्या ड्रॉ करते हैं? सर्कल, विच मीन्स कि जो ये डबल बॉन्ड है वो हर एक कार्बन के ऊपर जा रहा है। तो जब इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब अगर मैं बात करूँ ना, बेंजीन कुछ ऐसे है ना, ये बेंजीन ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऐसा, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर होगा ऐसे, तो ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड देखने को मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसमें क्या होता है हमारे पास, ऐसे रेंज होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह नहीं है, तो इसलिए वे एडिशन नहीं देती हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है, सिंस जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, आर नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, कि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, एक जगह फिक्स नहीं है हमारे पास, इन एनी स्पेसिफिक रीजन, in any specific region, therefore जो बेंजीन है, therefore जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस आर नॉट कॉमन इन बेंजीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो कॉमन नहीं होती हमारे पास बेंजीन में, ठीक है। वो अपने जो ये डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक नहीं करते। अब इसकी बात मैं क्यों कर रही हूँ, आगे जाके हम देख लेंगे कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। कि जैसे हमने एडिशन रिएक्शन अल्काइन एल्कीन की पढ़ी थी, Br2 के साथ ये बिल्कुल नहीं देता है, KMnO4 के साथ बिल्कुल नहीं देता है हमारे पास, ठीक है। स्पेशल एडिशन रिएक्शन होती है जो कि बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे एडिशन रिएक्शन नहीं देता, वो हम आगे जाके पढ़ ही लेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले हम प्रेपरेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसकी प्रेपरेशन, तो ये रिएक्शन देखो हम पढ़ चुके हैं पहले भी, ये हमने कहाँ पढ़ी है, देखो अभी पढ़ी है ए वाली रिएक्शन, तो हमने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो जब 3 इथाइन है हमारे पास, इथाइन क्या, CH3 इनको हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, रेड हॉट जो ट्यूब है उसमें हम आयरन को फिल करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेट 800 के पास टेम्परेचर, तो हमारी क्या हो जाती है, बेंजीन रिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। उसके बाद साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ एनहेक्सेन, तो एनहेक्सेन क्या है हमारे पास, CH3 तो इसको जब हम ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, क्रोमियम ऑक्साइड, उसके बाद मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड, तो हमारी क्या फॉर्म हो जाती है, बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाती है। और यहाँ से हमारे पास 3H2O, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है ये। उसके बाद है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब देखो बेंजोइक एसिड क्या होता है हमारे पास, ये रही बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर COH ग्रुप, बट उसका सोडियम सोल्ट है तो COONA। तो जब हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करवाते हैं और उसके बाद हीट करवाते हैं, तो यहाँ से हमारा ये बेंजीन रिंग बचता है, सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, और अगर हम बात करें वाटर भी हमारा रिलीज़ नहीं, यही बनता है हमारे पास, वाटर तो नहीं होगा यहाँ पर रिलीज़ हमारे पास, हाँ यही बनता है हमारे पास, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ रिडक्शन ऑफ फिनोल, ये रिएक्शन एक बार आपके पेपर में देखने को मिली है। तो फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। तो आप देख रहे हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टर्मिनोलॉजी, अगर आपको ये नहीं पता है, जब हमने नेमिंग करी है साइक्लिक कंपाउंड की, वहाँ पे मैंने डिटेल में करवाया, तो प्लीज़ वहाँ से देखिएगा, क्योंकि आगे हम फंक्शनल ग्रुप करने वाले हैं, तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें नहीं बताऊँगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो इसकी हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या, ऑक्सीजन की रिमूवल। तो यहाँ से अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूँ, बेंजीन बन जाएगा जिंक की प्रेजेंस में, किसके साथ, जिंक की प्रेजेंस में। इसको जब हीट किया जाता है तो यहाँ से ये बेंजीन रिंग बन जाती है और हमारा जिंक ऑक्साइड
जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड फॉर बेंजीन रिंग, ठीक है। ये बेंजीन रिंग के प्रिपरेशन मेथड है। ये दोनों तो आप पहले देख चुके हो, ये दो इंपॉर्टेंट है। डिकार्बोक्सिलेशन वैसे तो पढ़ा है हमने, ये रिडक्शन करके फिनोल की, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तो एज सच लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, दैट दीज आर कलरलेस लिक्विड और सॉलिड, की जो हमारे पास ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये कलरलेस लिक्विड और सॉलिड की पॉइंट में हाईली अनइनफ्लेमेबल एंड बर्न विद सूटी फ्लेम। ये क्या होता है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेबल और जो बर्न करते हैं सूटी फ्लेम के साथ। मिसिबल विद वाटर बट मिसिबल विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि ये पोलर नहीं होते हमारे पास, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं तो वाटर के साथ ही मिक्स नहीं होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, ये वाटर से लाइटर होते हैं। तो जब भी हम इसको मिक्स करेंगे तो ये अपर लेयर बनाएगा, वाटर उससे नीचे होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ बेंजीन के आइसोमर की, पैरा, ये ऑर्थो हो गया और ये हमारे पास मेटा हो गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा पैरा जो आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। वो किस वजह से, क्योंकि इसमें सिमेट्री होती है। जहाँ पे भी सिमेट्री होती है वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ज़्यादा होता है। तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। क्या करेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर। डिस्पाइट द डबल बॉन्ड, कि इसमें डबल बॉन्ड है, बेंजीन बिहेव लाइक अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह बिहेव करती है। जैसे एल्केन्स, अब उसने सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दी है, दिस ऑल्सो गिव अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इसका रीज़न हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, क्योंकि जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो इसीलिए कैसी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्यों, क्योंकि बेंजीन है तो इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ही है, तो उस पर अगर किसी ने अटैक करना है तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी वही हमारे पास अटैक करेगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो इट इज़ अ मोर रिएक्टिव। अगर बात की जाए रिएक्टिवनेस की, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्केन से, ठीक है। एल्केन से क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि उसमें तो सिग्मा बॉन्ड है, इसमें कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड तो है ना हमारे पास। तो अब हम चलते हैं इसकी स्पेशल जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसकी, ठीक है, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या है कि व्हेन द एच एटम ऑफ बेंजीन रिंग, की कोई भी एक एच एटम बेंजीन रिंग का रिप्लेस कर लेता है इलेक्ट्रोफाइल, उसी को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन आर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम ऑफ द डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि जो बेंजीन है उसमें इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम होता है। ना बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन वेयर एल्कीन एडिशन रिएक्शन, ये हम देख चुके हैं। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन जाएगा, एल्कीन एडिशन रिएक्शन होता है। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये हमारे पास अगर मैं बात करूँ, ये एक ही मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। पहले मैं आपको एक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बता देती हूँ, उसके बाद हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म इज़ दैट पाथ, मतलब ऐसा पाथ जिसको जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूलर रिएजेंट है फॉलो करते हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पाथ फॉलो किया जाता है सबस्ट्रेट या रिएजेंट के द्वारा, उसको बोला जाता है मैकेनिज्म, ठीक है। पढ़ा तो होगा आपने, क्योंकि मैकेनिज्म आपको 12th क्लास से ही आ जाता है। उसके बाद BSc में भी मैकेनिज्म है, अगर आपने केमिस्ट्री स्टडी करी है। उसके बाद मास्टर में तो मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने हैलोजिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीनेशन है। देखो क्लोरीनेशन में क्या होगा, अगर मैं लिखूँ क्लोरीनेशन, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ये क्या है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसमें अगर हम Cl2 ऐड कर दें, इसमें अगर हम Cl2 ऐड कर रहे इन दी प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, Cl2 को हमें ऐड करना है, इसमें हमें लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास, लुईस एसिड की। जैसे मैंने ले लिया अपने पास AlCl3, ठीक है, ZnCl2 भी ले सकते हो। तो क्या होगा, बेंजीन रिंग का जो एक H है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे Cl आ जाएगा और यहाँ पे HCl निकल जाएगा, तो एक क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। ऐसे ब्रोमिनेशन में होगा, ऐसे आयोडीनेशन में होगा, ठीक है। बट अब देखो ये चीज़ें बनी कैसे हैं, हमें ये बताना है कि एक्चुअल में ये चीज़ें हमारे पास आई कैसे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो स्टेप्स है, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, की जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी जनरेशन करनी है। देखो ये जो Cl2 है, तो Cl2 को अगर मैं लिखूँ ऐसे होगा, Cl है, उसके बाद मैंने लिया AlCl3, ठीक है। अगर आपको याद हो AlCl3 वेरी वेरी फेमस है, ये हमारा लुईस एसिड है,
ये क्या हमारा लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड है, नीड इलेक्ट्रॉन्स, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनको ऐड किया जाता है AlCl3 को कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो फॉर्म हो जाए। तो ये जो Cl है ना, यहाँ से Cl अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है Cl नेगेटिव और इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ से AlCl4 नेगेटिव बन जाता है, AlCl4 नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसके बाद जो ये वाला Cl है वे एज अ पॉजिटिव आ जाता है, तो Cl पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारा जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या जनरेट हो गया हमारे पास? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ओके, उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो देखो अब हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, लेट्स से यहाँ पे H है इसके पास क्या है हमारे पास? H। तो हमने क्या करा, देखो जनरेशन हम कैसे करवाएंगे, हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आएगा E पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो क्या करेगा, वो क्या कर देगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस पे अटैक कर देगा, इस बॉन्ड पे वो अटैक कर देगा। देखो मैंने क्या करा, इन दोनों बॉन्ड को ऐसे रखा, ये वाले बॉन्ड ने इस पर अटैक कर दिया, लेट्स से मैंने E को यहाँ पे प्लेस कर दिया E पे, ठीक है, H। अब तो ये जो डबल बॉन्ड था ये इन दोनों कार्बन्स के बीच में था, तो इसका तो बॉन्ड इसने पूरा कर दिया, इसका बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारा कार्बोकटायन फॉर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? कार्बोकटायन फॉर्म हो गया, जो कि है वेरी वेरी अनस्टेबल। तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? स्टेबलाइज्ड। रेजोनेंस के थ्रू क्या हो जाता है? स्टेबलाइज्ड। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ, ये वाले बॉन्ड को यहाँ ले आऊँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखो ये बॉन्ड एज इट इज़, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, H एज इट इज़, और यहाँ पे E एज इट इज़, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। उसके बाद फिर से हो जाएगा, ये इस बॉन्ड को मैं यहाँ ले आऊँ, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ ले आई, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ हम पॉजिटिव लगा देंगे, यहाँ पे E आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट बन गया। कैसा इंटरमीडिएट बना? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। उसके बाद लास्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जैसे ये बना हुआ है, कोई सा भी उठा लो, कोई सा भी, ऐसे मैंने ये वाला उठा लिया, यहाँ पे E है और यहाँ पे H एज इट इज़ है, इसको लिखो ना लिखो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये पॉजिटिव आया हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है हमारे पास, तो जो ये AlCl हमारे पास लास्ट में हमने ये बनाया था AlCl4 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसको अगर कहीं से H मिल जाए तो ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे के चला जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे के चला जाएगा, सॉरी ये वाला H नहीं होगा, ये मैंने गलत कर दिया, ये वाला H नहीं होगा, ठीक है, ये वाला H होगा, क्योंकि यहाँ तो फिर और उसके बॉन्ड कम हो जाएंगे ना, ये वाला H होगा, ठीक है, ये वाला H अपना बॉन्ड यहाँ देके जाएगा। अगर ये बॉन्ड यहाँ देके जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव में बॉन्ड बन गया, तो बेंजीन फिर से एरोमेटिक होगी और यहाँ पे E आ गया, तो चाहे E कहीं पे भी लगा दो। तो हर एक रिएक्शन में ऐसे ही होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। देखो मैंने क्या करा, Cl2 लिया था, AlCl3, मैंने क्या बोला, इट इज़ अ लुईस एसिड, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये जो Cl है वो क्या बोलता है कि इसको इलेक्ट्रॉन्स मैं दे दूँ, वो तो चाहता है एज अ नेगेटिव बनना, तो Cl पॉजिटिव आ गया। उसके बाद जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया, लाइक यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिख सकते हो, मैंने यहाँ Cl पॉजिटिव था, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिख लिया, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है, तो इसने अटैक कर दिया डबल बॉन्ड पे, तो कार्बोकटायन इसने फॉर्म कर दिया, तो कार्बोकटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। उसके बाद उस कार्बोकटायन में से हमें H को क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज, उसके नेक्स्ट कार्बन पे हमें चाहिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे H है हमारे पास, यहाँ पे H है हमारे पास, तो H क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड, फिर से वो एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद ब्रोमिनेशन की बात की जाए, देखो ये ब्रोमिनेशन है, बेंजीन है, इसमें अगर हम Br2 ऐड कर देंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeBr3, ये लुईस एसिड है, इनकी प्रेजेंस में कर देंगे, तो इसमें भी सेम वही होगा कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे हमारा HBr रिमूव हो जाएगा, ठीक है, HBr क्या हो जाएगा हमारे पास, रिमूव हो जाएगा।
उसके बाद है आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन में क्या होगा, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, इसमें हम I2 ऐड करेंगे। अगर आपको याद होगा कि जो आयोडीनेशन है हमारे पास, ठीक है, आयोडीनेशन की बात करें अगर हम, तो उसको हम किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, उसको हम HiO3 के प्रेजेंस में करवाते हैं, क्योंकि जो आयोडीनेशन है वो रिवर्सिबल हो जाती है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाता है, HBr एज इट इज़ HI, ठीक है, हमारे पास HI आ जाए। उसका फ्लोरिनेशन इज़ एक्सप्लोजिव इन नेचर, तो उसको तो करते ही नहीं हैं, उसको तो करते ही नहीं हैं। उसके बाद देखो, अगर हमारे पास क्या हो जाए, इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, यहाँ पे तो हमने Cl2 लिया, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कर दूँ, ये एज इट इज़ है, यहाँ पे 3Cl2 ले लूँ, एक्सेसिव हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, तो क्या होगा, तो हमारे पास ट्राई सब्सटीट्यूशन, डाई सब्सटीट्यूशन वो हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे कि ये बेंजीन रिंग एज इट इज़, तो हर जगह क्या आ जाता है हमारा Cl, हर जगह क्या आ जाता है Cl 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 Cl, ठीक है। अगर हम एक्सेसिव एजेंट ले तो इसको हम बोलेंगे हेक्सा क्लोरोबेंजीन। क्या बोला जाता है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या बोला जाता है, हेक्सा क्लोरोबेंजीन हमारे पास, राइट। तो ये आया हमारे पास हेलोजिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अब हमने हेलोजिनेशन जो करवानी है ना, वो हमने किसकी प्रेजेंस में करवा दी। देखो ये मैंने ऐसे बेंजीन रिंग लिया, यहाँ पे Cl2 ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu, लुइस एसिड नहीं लिया हमने, कोई भी नहीं, क्या लिया, लुइस एसिड, हमने कोई भी जो लुइस एसिड है वो नहीं लिया। तो देखो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, हर जगह Cl Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl Cl, यहाँ पे Cl 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 Cl, तो इसको बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोला जाता है। इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन, नॉट अ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये एडिशन रिएक्शन है। देखो ये ना ऐसे डाल सकते हैं, वो बेंजीन Cl2 HNu लिख के बेंजीन Cl2 और यहाँ पे AlCl3 लिख के, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसको ना हम BHC भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BHC, और गामा, इसको गामा हेक्सेन भी बोला जाता है, गामा हेक्सेन इसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन हुई है, कैसे, क्योंकि बेंजीन के डबल बॉन्ड जो है वो आप ध्यान से देख सकते हो ब्रेक हो चुके हैं, मतलब उनकी जगह हमारे पास क्या आया हुआ है, H आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है हमारे पास, H आ चुका है, मतलब यहाँ पे मैं हम लिख सकते हैं कि एक्सेसिव ले रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर हम हेलोजिनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन की जगह क्या आ जाती है हमारी, ये कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम एडिशन रिएक्शन में भी पढ़ेंगे। ऐसी रिएक्शन हुई है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट इज़ नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, देखो हमारे पास कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, इसको हम नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस में H2SO4, टेम्परेचर कर देंगे हम 40 to 60 डिग्री, ठीक है, 40 to 60 डिग्री। तो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है नाइट्रो NO2, तो नाइट्रो बेंजीन हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास, देखो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि बेंजीन रिंग है, हमने फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लिया। फ्यूमिंग मतलब कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, उसके साथ हमारे पास इसका ऑक्साइड आ जाएगा NO2, और जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस रखा, टेम्परेचर क्या रखा हमने, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, डाई सब्सटीट्यूशन हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, डाई सब्सटीट्यूशन हो जाती है ऐसे। और अगर हम उस टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड बन जाते हैं। तो ये है कि टेम्परेचर डिपेंड करता है, अगर हमें मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रेट चाहिए तो हम टेम्परेचर 40 to 60 डिग्री रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होगा हमारे पास, देखो ये बेंजीन रिंग है, इसको हम ट्रीट करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। टेम्परेचर हमने रखा है 80 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से SO3H ग्रुप लग जाता है, तो उसको सल्फोनिक बेंजीन लिख सकते हो आप, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा,
ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। अब इसमें भी ऐसे ही है कि अगर बेंजीन को हम किसके साथ, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, मतलब H2SO4 प्लस में SO3 के साथ ट्रीट करवाएं, SO3 के साथ ट्रीट करवाएं, तो इसमें भी डाई सब्सटीट्यूशन, ट्राई सब्सटीट्यूशन, वो सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। ठीक है, सेम ये भी फ्यूमिंग HNO3। ठीक है, तो ये हमारी सल्फोनेशन और नाइट्रेशन आ गई। देखो ये जो सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, हम फर्दर जाके फिर आगे फंक्शनल ग्रुप में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं डायरेक्ट करवाऊँगी, वहाँ नहीं हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि जैसे अल्कोहल पढ़ेंगे वो भी नाइट्रेशन, मतलब अल्कोहल ये पढ़ेंगे वो भी नाइट्रेशन सब्स्टिट्यूशन ये सारी रिएक्शन देती हैं, तो वहाँ पर नहीं हम ये चीज़ें करेंगे, वहाँ पर मैं डायरेक्ट करवा दूँगी। ठीक है, अब हम करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। क्या करेंगे हम अब, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो ये बाय नेम रिएक्शन है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि दैट द गिवन रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग की अल्काइलेशन करवाना। तो इसमें क्या होता है, ये रही हमारी बेंजीन रिंग, इसको ट्रीट करवाया जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ CH3Cl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो इससे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल CH3 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, CH3, इसको एनहाइड्रस लेते हैं हम, कैसा लेते हैं, एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस लेते हैं। तो दिस इज़ अ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होगा, असाइल ग्रुप, तो ये बेंजीन रिंग है, असाइल ग्रुप इज़ CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये हमारा असाइल ग्रुप है। इसको भी सेम वैसे ही हम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, AlCl3 के साथ ट्रीट करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अब इसमें COCH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, COCH3 ग्रुप अटैच्ड होगा। देखो अब ना यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये बेंजीन रिंग ले लिया, दिख रहा है आपको, ये मैंने बेंजीन रिंग ले लिया, इसको ट्रीट करवाऊँ मैं इसके साथ बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे भी सेम वैसे होगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो Cl तो निकल जाएगा, तो ये बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाएगी। तो अगर आपको याद हो नेमिंग में हमने पढ़ा था, ये क्या है, क्या बेंजोफियोनोन, क्या है हमारा ये बेंजोफियोनोन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोलेशन, बेंजोलेशन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी है, बेंजोलेशन। तो ये थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं एडिशन रिएक्शन के ऊपर, अब हम चलेंगे एडिशन रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, सो एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहले मैंने लिखी हुई है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखो पहली बात तो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है और रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, बिकॉज इट इज़ अ स्टेबल कंपाउंड। बट अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर दें और निकल को एज अ कैटलिस्ट ले लें, तो हमारी जो बेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाती है साइक्लोहेक्सेन में। बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, इसी तरह हमने एडिशन अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए हैं कि ये बेंजीन है, इसको अगर मैं Cl2 मतलब 3Cl2 के साथ ट्रीट करवाऊँ इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, मतलब हम बोल सकते हैं HNu की प्रेजेंस में, क्योंकि वो सनलाइट में होती है UV लाइट, तो यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास BHC, Cl 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 Cl, जिसको क्या बोला जाता है BHC, दिस इज़ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है, बेंजीन में ओजोन भी ऐड हो सकती है। बेंजीन में क्या ऐड हो सकती है हमारे पास, ओजोन, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो 3 ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। देखो क्या होगा, मैंने कैसे सिखाया था आपको कि देखो ये जो पहले ये वाला डबल बॉन्ड है आपके पास, इसको ब्रेक कर दो,
इसको आपने ब्रेक कर दिया, ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, देखो ये दोनों कार्बन रहेंगे, इन दोनों कार्बन को बना रही हूँ मैं, अब ध्यान से देखना, इन दोनों कार्बन को बना रही हूँ, ये जो दो कार्बन जिसको मैंने 1 और 2 दिया, क्योंकि ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो इसके साथ डबल बॉन्ड O आया, ये कार्बन इधर से भी ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा, हो गया ऐसे। उसके बाद ये भी तो सिंगल बॉन्ड कार्बन है, तो इसका डबल बॉन्ड देखो, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा तो इस तरफ डबल बॉन्ड, तो इस तरफ भी डबल बॉन्ड आएगा, तो मतलब ये सिंगल बॉन्ड वाला, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड वाला, मतलब 3 हमारे पास ऐसे ही बनेंगे। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, 3 बनेंगे, जिसका नाम होता है हमारे पास ग्लाइऑक्सिल। कल हमने ये ओजोनोलिसिस में सीखा था। सिंपल मैं वैसे बता देती हूँ अगर आपको याद नहीं हो, जैसे ये आपकी है, इसमें आपने O3 ऐड करना, तो मैंने कल क्या बोला था, ये बेंजीन, ये कार्बन है ना, इसको ब्रेक कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, बाकी के 2 ग्रुप जो भी लगे हुए हैं, फिर में प्लस आ जाए, यहाँ पे O डबल बॉन्ड C, ऐसे ये बताई थी, वही मैंने प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करा है। कैसे यूज़ करा है, देखो ये डबल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करा, इस बॉन्ड को ब्रेक करा, तो ये जो 2 नंबर कार्बन है उसके साथ लग जाएगा डबल बॉन्ड O, हो गया ऐसे। ये सिंगल तो ब्रेक नहीं होने वाला, सेम इधर से ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसके साथ भी आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो इस स्ट्रक्चर का डबल बॉन्ड O, तो ये जो सिंगल बॉन्ड, अब ये देखो 3 और 4 वाला है, 6 और 5 वाला हो जाएगा, 6 और 5, 3 और 4 ही हो जाएगा। तो ये जो ये है, इसका भी, ये जो दोनों 6 और 5 कार्बन है, इसको भी यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा है और इसको भी यहाँ से डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो दूसरा स्ट्रक्चर। उसके बाद 3 और 4 वाला है, इसको भी इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है और इसको इधर से डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन की बात की जाए, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर हम बेंजीन रिंग की करवाएं, तो ये वही है कि जो, क्योंकि है तो एक तरह से हाइड्रोकार्बन ही ना, तो हाइड्रोकार्बन से हमारे पास क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ही देते हैं, CO2 और वाटर, और काफ़ी अमाउंट में एनर्जी। सूटी स्मेल के साथ क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है। देखो यहाँ तक हमने बेंजीन का पढ़ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो सारा हमने देख लिया। अब जो स्टार्ट होने वाला है, ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जस्ट आपको याद रखना है, क्योंकि जब हमारी जो बेंजीन रिंग है वो सब्सटीट्यूटेड होगी, ठीक है, हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो सब्सटीट्यूटेड होती है, उसके बाद फिर से हमारे पास कोई चीज़ उस पर ऐड होती है, तो वो कैसी सब्सटीट्यूशन देगी। देखो इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप, कि जो हमारे पास जो बेंजीन रिंग है वो पहले से ही सब्सटीट्यूटेड है, अब उसमें कोई ग्रुप आ गया, तो वो जो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो अपकमिंग ग्रुप को कैसे इफ़ेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ना है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवाइज़ करवा देती हूँ, आई होप आपको याद हो। अगर यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, तो इसको बोलते हैं हम ऑर्थो, ठीक है। अब यहाँ पे X है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे X है, ये 1 2 डाई, यहाँ पे 1 3, ये क्या होते हैं, मेटा, ये क्या होते हैं, मेटा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे X, यहाँ पे X लगा दिया मैंने, ये क्या होता है, पैरा, ये क्या होता है, पैरा, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो ऑर्थो, अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूँ ये भी ऑर्थो, अगर मैं यहाँ पे भी लगा दूँ ये भी मेटा है, एक टाइम पे एक पे ही होगा हमारे पास, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, देखो मैं पूरा डिटेल नहीं करवाऊँगी आपको, यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर कैसे ग्रुप लगे हुए हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं +R शो करने वाले, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, +R या फिर +I शो करने वाले, ठीक है, +R और +I शो करने वाले। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ भी था X, तो यहाँ X आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे X आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये जो भी +R, अगर बेंजीन के ऊपर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो +R और +I इफेक्ट शो करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग,
ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब अगर आप जानना चाहते हो ये कैसे हुआ, क्योंकि जब मैंने आपको रेजोनेंस बताई थी वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, अभी मैं यहाँ नहीं करवाऊँगी। जो भी प्लस आर वाले ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स को चाहिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब भी प्लस आर इफेक्ट होता है तो हमारे ऑर्थो और पैरा के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ऑर्थो और पैरा पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। दैट्स वाई जो भी अपकमिंग ग्रुप होगा, जब भी यहाँ पे प्लस आर और प्लस आई वाला ग्रुप लगा होगा तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर होगा आपके पास। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा लगा हुआ है, माइनस आर। कैसा ग्रुप लगा हुआ है, माइनस आर, तो वो हमारा मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होता है। मतलब यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा। ये कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि जो हैलोजन्स है वो ना तो प्लस आर शो कर, मतलब वो हमारे पास कैसा इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आर तो नहीं करते हैं, ना ही प्लस आई करते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो, हैलोजन्स, एक्सेप्शंस की तरह याद रख सकते हो आप इसको। हमारे पास क्या हो, हैलोजन्स हो, तो वो भी ऑर्थो एंड क्या होंगे हमारे पास, पैरा डायरेक्टिंग। कैसे होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब मैं ये बोल क्या रही हूँ, आपको कुछ समझ में आया पता नहीं। देखो जो भी ये प्लस आर वाले हैं इसको बोला जाता है एक्टिवेटर, मतलब ये रिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं, और जो माइनस आर वाले हैं इनको बोला जाता है डीएक्टिवेटर। इनको क्या बोला जाता है, डीएक्टिवेटर। अब मैंने ये क्या बोला, कैसे इसको अप्लाई करना है वो देखते हैं, पर आपने ये समझ लेना है जब भी प्लस आर और प्लस आई, तो इसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, तभी मैंने बोला था इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको अच्छे से कर लेना, कौन से ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। तभी मैंने इतनी लेंथी वीडियो बनाई और इतना टाइम लगा रही हूँ मैं ऑर्गेनिक को, हर एक चीज़ आपके साथ एक्सप्लेन की जा रही है। मतलब पेपर में आपको इतनी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बट होता क्या है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक रह जाते हैं, और वीक रह जाते हैं उसकी वजह से उनको ऑर्गेनिक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है। तो वही जो कॉन्सेप्ट है वो आपके वीक ना रहे, तो हर एक चीज़ को डिटेल में आपको बताया जा रहा है, ठीक है। सो देखो अब मैं रिएक्शन लिख रही हूँ यहाँ पे, एक है ना रिएक्शन लिख रही हूँ ये वाला। लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या लिखा हो, OH, या फिर लेट्स से जस्ट अ सेकेंड, देखो लेट्स से मैंने ये एग्जांपल ली एक फिनोल की, ठीक है। फिनोल क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है। इसमें मैंने Br2 ऐड कर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, Br2, मतलब मेरे को हेलोजिनेशन करवानी। अब OH क्या है, कौन सा ग्रुप है, ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो भी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं वो कैसे सब्सटीट्यूशन करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो मतलब इसका Br यहाँ पे भी आएगा और इसका Br पैरा पे भी आएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका Br यहाँ पे भी आएगा। ये मतलब मैं ये समझाना चाहती हूँ कि पहले तो जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हो ऐसे, जैसे ये है CHO ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। अब इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ Br2, इसमें मैंने Br2 ऐड कर दिया। अब जो CH2 है ये हमें CHO मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हमें पता है माइनस आर इफेक्ट शो करता है। ये कैसा इफेक्ट शो करता है, माइनस आर। तो जो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग। तो मतलब जो अपकमिंग Br होगा वो हमारे पास मेटा पोजीशन पे लगेगा, ठीक है। कौन सी पोजीशन पे लगेगा, मेटा पोजीशन पे। यहाँ पे कौन से आइसोमर बने, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा, और यहाँ पे कौन सा बना, मेटा। यहाँ पे कौन सा बना, मेटा। इसका रीज़न क्या है कि जब भी माइनस आर इफेक्ट होता है, जैसे CHO ये ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, रिंग पे प्लस चार्ज आता है ना, तो मेटा पोजीशन पे कभी भी प्लस चार्ज नहीं आता है। तो अगर मेटा पोजीशन पे कभी भी प्लस चार्ज नहीं आता, विच मीन्स मेटा पोजीशन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। बट इस केस में क्या होता है कि जो ये ग्रुप है रिंग एक्टिवेटर है, ये रिंग को एक्टिवेट करते हैं, इसमें और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, इसीलिए अपकमिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिखा हो CH3, ये लिखा हो, और हमारा जो अपकमिंग ये आ जाएगा CH3Cl किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो CH3Cl और AlCl3, तो ये हमारी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन होगी है,
कौन सी रिएक्शन हुई है ये? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो CH3 हमारे पास कैसा ग्रुप है? ये प्लस इफेक्ट शो करता है। तो अगर ये प्लस इफेक्ट शो करता है तो हमारे पास क्या होगा? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव बनेंगे। CH3 ज़ाइलीन बन जाएगी, ऑर्थोज़ाइलीन एंड पैराज़ाइलीन, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। अब ना एक और चीज़ है, देखो यहीं पे टोल्यूइन की आप देख सकते हो कि ये हमारे पास ये टोल्यूइन है, इसको हमने CH3Cl के साथ ही ट्रीट करवाना है। बट एनहाइड्रस AlCl की जगह हमने क्या ले ली है? इसकी जगह हमने सनलाइट ले ली है। तो आपने ये देखा है कि हैलोजिनेशन में जब भी AlCl3 होती है तब तो हमारे पास सिंपली ऐड हो जाते हैं, बट जब भी सनलाइट आती है, सनलाइट या फिर वो UV लिख देते हैं, तो UV भी हमारी सनलाइट से आती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो भी साइड चेन है वो हैलोजिनेट होएगी, जो भी साइड चेन है वो हमारे पास हैलोजिनेशन होगी। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन हो तो सब्स्टिट्यूशन ही रही है, बट ये जो साइड चेन है वहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास। बट अगर हमारे पास AlCl3 ही है हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पे होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास ये, इसको क्या कर सकते हो आप? इम्पॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपके पास हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन्स पार्ट जो है वो एंड होता है। बाकी आपकी NCERT की बुक्स में ना थोड़ा सा ना ये भी बताया है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास कार्सिनोजेंस होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। ठीक है, तो इनमें काफ़ी सारे हमारे पास कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, जो जैसे सच ना इसका मैं क्या करूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे ना वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स जो हैं या मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस में ही हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक है ना हमारे पास, टॉक्सिसिटी। तो ये कुछ एक स्ट्रक्चर आप इसको देख सकते हो, क्योंकि ये तो याद करने वाला पार्ट है इसलिए नहीं मैंने लिया था। ये कैंसर कॉजिंग है हमारे पास। क्या है हमारे पास? क्योंकि NCERT की बुक में मेंशन है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ। ये एक स्ट्रक्चर ये है, एक था एक ये स्ट्रक्चर था। मे बी मेडिकल वालों को ये आ सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा हमारे पास मेडिसिन वाले से ज़्यादा रिलेट करता है, तो मेडिकल वाले इसको अच्छे से देख सकते हैं। एक और है, 4 बताए हुए उन्होंने। दिख रहे हैं ना आपको? यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। बाकी अगर इनके नाम की बात की जाए तो इसका नाम है 1,2-बेंजीन, 1,2-बेंजा एंथ्रासीन, क्योंकि 3 है ना, 3 को एंथ्रासीन बोला जाता है। तो 1,2 पोजीशन पे बेंजीन आ गई, ये 1,2 पोजीशन पे बेंजीन आ गई। इसका नाम होता है 3-मिथाइल कोलल एंथ्रासीन। और जो हमारे पास ये है इसका नाम होता है 1,2-बेंजपायरीन। और जो लास्ट स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है 9,10-डाइमिथाइल 1,2-बेंजा एंथ्रासीन। ठीक है, बेंजा एंथ्रासीन। तो यहाँ हमारे पास कार्सिनोजेनिसिटी एंड द टॉक्सिसिटी, मतलब ये ऐसे हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि क्या है? कैंसर कॉजिंग। इसीलिए हमारे पास ये क्या है? हमारे लिए टॉक्सिक है। जो ये वाला कंपाउंड है ना हमारे पास, मैं बात करूँ 1,2, ठीक है, 1,2 ये वाला 1,2-बेंजा एंथ्रासीन, ये हर एक जो भी हमारे पास कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें ये पेरेंट कंपाउंड होता है। ठीक है, क्या होता है? पेरेंट कंपाउंड होता है।
ठीक है। ये जैसे ये भी कुछ इसी का बना हुआ है, यहाँ पे अगर ये CH3 लग जाए तो इसकी एक्टिविटी को और इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास जो भी हमारा DNA है ना, कैंसर होता क्या है कि जो हमारे सेल है वो डैमेज कर जाते हैं ना, तो DNA के साथ जो भी बॉडी का DNA होता है उसको डैमेज करता है, उसके बाद ये कॉज कर देते हैं हमारे पास कैंसर। ठीक है, हमारे पास तो ये था आपके पास हाइड्रोकार्बन्स का इम्पोर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।